नमस्कार। आइए आज मध्य भारत के हृदय यानी मध्य प्रदेश की नदियों के इस विशाल और बेहद खूबसूरत नेटवर्क के एक शानदार मैक्रो टू माइक्रो विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सदियों से इन जलधाराओं ने इस पूरे भूगोल, हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को कैसे आकार दिया है, ये समझना वाकई दिलचस्प है। तो बिना देर किए सीधे गोता लगाते हैं इस भौगोलिक यात्रा में। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण नंबर के साथ, और वो नंबर है 5। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उन 5 विशाल नदी प्रणालियों को दर्शाता है जो मध्य प्रदेश के पूरे परिदृश्य पर पूरी तरह से हावी हैं। हम यहाँ छोटी मोटी धाराओं की नहीं, बल्कि उन विशाल जल प्रणालियों की बात कर रहे हैं जो असल में जीवन और सभ्यता का आधार हैं। अब जरा सोचिए, जब इतनी सारी नदियां एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर से जन्म लेंगी तो उसे कुछ खास तो कहा ही जाएगा, है ना। इसीलिए सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश को एक बहुत ही प्यारा नाम मिला है, नदियों का मायका। एकदम सटीक नाम है। एक ऐसा घर जहां से नदियां जन्म लेती हैं, पोषित होती हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में अपनी लंबी जीवन यात्रा पर निकल पड़ती हैं। इन नदियों का पैमाना कितना विशाल है, इसका अंदाजा इनकी लंबाई से ही लग जाता है। सबसे ऊपर है शक्तिशाली नर्मदा, जो 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसके बाद चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा का नंबर आता है। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, इन्हें आप प्रकृति के बनाए हुए विशाल जल राजमार्ग कह सकते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल साफ है। प्रकृति ने यहाँ क्या गजब का संतुलन बनाया है। पूरे राज्य के जल तंत्र को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में बहने वाले अपवाह तंत्रों में बड़े ही व्यवस्थित रूप से बांटा गया है। पानी सचमुच हर दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नदी की जिसे राज्य का क्राउन जूअल यानी सबसे अनमोल रत्न माना जाता है, नर्मदा, जो सच में राज्य की जीवन रेखा है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलकर नर्मदा राज्य के बिल्कुल बीचों बीच से अपना रास्ता बनाती है। और ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, ये पूरे 16 अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है। इसका फैलाव देखकर सच में हैरानी होती है। लेकिन नर्मदा का महत्व सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक खजाना है। प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने इसे नामोदास कहा था, जिसका मतलब होता है खुशी देने वाली नदी। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, 1980 के दशक में पुरातत्वविदों को यहाँ असली डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। बिल्कुल सही सुना आपने। और हाँ, आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी नदी के तट पर शान से खड़ी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कंफ्यूज करने वाला पॉइंट आता है, खासकर अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। अलग अलग नदियों को बिल्कुल अलग अलग कारणों से गंगा की उपाधि मिली हुई है। जैसे पवित्रता के मामले में नर्मदा मध्य प्रदेश की गंगा है, तो प्रदूषण के स्तर को लेकर बेतवा को भी यही कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा है और आदिवासियों की गंगा माही नदी है। तो इस बारीक अंतर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मध्य भाग को समझने के बाद अब अपना कंपास थोड़ा घुमाते हैं और उत्तरी और पूर्वी प्रवाह की ओर चलते हैं। महू के पास जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर चंबल नदी उत्तर की ओर अपनी लंबी यात्रा पर निकलती है और अंततः उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। रास्ते में शिप्रा, काली सिंध और पार्वती जैसी सहायक नदियां मिलकर इसका एक बहुत ही विशाल और जटिल नेटवर्क तैयार करती हैं। चंबल की कहानी बड़ी ही ड्रामेटिक है। इसकी एक स्पष्ट दोहरी पहचान है। एक तरफ इतिहास में ये नदी अपने गहरे, दुर्गम और कुख्यात बीहड़ों यानी रिवाइन्स के लिए जानी जाती रही है। लेकिन आज यही नदी अपने शानदार डॉल्फिन संरक्षण और घड़ियालों के लिए एक बेहद स्वच्छ और सुरक्षित पारिस्थितिकीय अभयारण्य के रूप में जानी जाती है। एक ही नदी के दो बिल्कुल अलग रूप। इसी उत्तरी प्रवाह में आगे बढ़ती है केन नदी। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे आधिकारिक तौर पर राज्य की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। कटनी की कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली ये नदी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए वाकई मशहूर है। अब दिशा फिर से बदलते हैं। चलिए पश्चिमी सीमाओं और सुदूर दक्षिण की ओर बहने वाली जलधाराओं का रुख करते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है माही, जो धार जिले से शुरू होकर राजस्थान और गुजरात का सफर तय करती है और आखिर में खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
इसे आदिवासी गंगा तो कहा ही जाता है, लेकिन इसके पास एक और गजब की भौगोलिक उपलब्धि है। माही भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि पूरे 2 बार काटती है। भूगोल के नजरिए से ये तथ्य अपने आप में बहुत खास है। अब जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो वैनगंगा और पेंच नदियों का शानदार विस्तार सामने आता है। ये नदियां राज्य से निकलकर सीधे नीचे महाराष्ट्र की ओर बहती हैं और आगे चलकर विशाल गोदावरी नदी प्रणाली में समा जाती हैं। इन दक्षिणी नदियों के पास बताने को बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे 1923 में बनी वैनगंगा नहर राज्य की सबसे पहली नहर थी और यहाँ मिट्टी से बना विशाल भीमगढ़ बांध भी मौजूद है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि पेंच नदी का बेसिन वही असली जगह है जिसने रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने के लिए प्रेरित किया था। स्थानीय कहानियों की माने तो असली मोगली यही मिला था, है ना एकदम अद्भुत। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आइए थोड़ा पीछे हटकर देखें कि इंसान इन प्राचीन जलधाराओं को कैसे बदल रहा है और पानी के बहने के इस पैटर्न के पीछे का विज्ञान क्या है। केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की जो इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, वो दरअसल कोई नया आइडिया नहीं है। ये विचार सबसे पहले 1858 में एक ब्रिटिश इंजीनियर द्वारा दिया गया था। फिर जाकर 2005 में इस पर काम शुरू हुआ और आखिरकार 2021 में दोनों नदियों को जोड़ने के औपचारिक समझौते पर मुहर लगी। इस 221 किलोमीटर लंबे कनेक्शन का मुख्य मकसद ही यही है कि केन बेसिन के अतिरिक्त पानी को बेतवा बेसिन के उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इससे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब नदियों के इस पूरे नेटवर्क और ऐसी परियोजनाओं को समझने के लिए 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहला है जल विभाजक या वाटरशेड, जो असल में वो ऊंची सीमा है जो 2 अलग-अलग नदी बेसिनों को एक दूसरे से अलग करती है। और दूसरा है जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया, वो पूरी जगह जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है और बहकर एक ही नदी में चला जाता है। और पानी के बहने के तरीके से 2 बहुत ही दिलचस्प ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह प्रतिरूप बनते हैं। एक है गंगा यमुना प्रणाली वाला वृक्षाकार पैटर्न, जो बिल्कुल किसी पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, और दूसरा है अरीय या रेडियल पैटर्न, जो अमरकंटक की चोटी पर दिखता है, जहां से नदियां एक ही केंद्र से निकलकर बाहर की ओर अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। इस भौगोलिक विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल सामने आता है। नदियों को जोड़ने से सूखे की समस्या हल होने और बिजली उत्पादन बढ़ने का वादा तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ विस्थापन और वनों की भारी कटाई का जोखिम भी है। तो क्या इंसान की इंजीनियरिंग और प्रकृति के इस प्राचीन डिजाइन के बीच का ये आर्थिक लाभ इतनी बड़ी पारिस्थितिक कीमत चुकाने लायक है? इस नाजुक संतुलन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए।